तो कल हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। बेसिकली किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया। आज की क्लास सिर्फ इसी से रिलेटेड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में होगा और पूरी क्लास जो है ना, पूरा जो सेशन है सिर्फ इसी से रिलेटेड है। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर दिए, तो आप क्लास खत्म होती है आपको मेन नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों मिल जाएंगे। मेन नोट्स आपको मैंने क्लास में पढ़ा दिया, रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार ये पेन ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात करें एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो अब आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा स्टोरी टाइप से ही है। आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अब बंगाल तो कब्जा कर ही लिया है इन्होंने। कल के लेक्चर में आपने देखा ही था, बंगाल पे कब्जा हो चुका है। अब ये साउथ की तरफ जाएंगे। तो साउथ में दो ही मेन पावर, एक मैसूर और एक मराठा। तो पहले अब दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम मैसूर को पढ़ रहे हैं, कल हम मराठा को पढ़ेंगे। तो किस तरह से मैसूर और मराठा पे कब्जा करेंगे। तो दो चीज इनके दिमाग में कि मुझे मैसूर को भी हराना है, मराठा को भी हराना है। आसान है नहीं, दोनों की बहुत बड़ी आर्मी है। वहाँ हैदर अली तैयार है, और आपको मराठा का तो पूरा आपको ऑर्डर ही पता है कि किस तरह से मराठा का कंप्लीट ऑर्डर चला। हम बात कर चुके हैं पहले भी। अब यहाँ पे दो चीज है कि जो 18th सेंचुरी के अंदर जो पावर स्ट्रगल था, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। देखिए, जो इंडियन स्टेट भिड़ती थी आपस में, वो किस लिए भिड़ती थी? टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए। उनको अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी। जो भी इंडियन स्टेट थी, मैसूर मराठा लड़ रहे हैं या मुगल लड़ रहे हैं, तो उनकी अपनी टेरिटरी बढ़ानी। उनका उनका मकसद तो सिर्फ इतना था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसका मकसद किसी की जमीन हथियाने का नहीं था। ये मैं कल भी आपको बता चुका हूं। इनका मकसद सिर्फ कमर्शियल, इनको सिर्फ पैसा बनाना है बस, किसी भी तरह से पैसा बने। इनको और कोई मतलब नहीं। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इंडियन स्टेट्स जो है, उनके बीच में जो पंगा था वो टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए था। वेयर जो इंडियन स्टेट प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से आपस में पंगा कर रहे थे। आइए जरा, कुछ और चीजें भी होती है इस ड्यूरेशन में। फ्रेंच एलिमिनेट हो जाते हैं 1763 तक। कैसे एलिमिनेट हो गया? आया कि पीस ऑफ पेरिस। पीस ऑफ पेरिस में क्या बोल दिया था फ्रेंच को कि आप एक काम करिए, अब से आप ट्रेडिंग इंटाइटी रहेंगे अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके जितनी भी आर्मी थी सब खत्म कर जाती। तो मतलब फ्रेंच के टेंशन तो खत्म। प्लस हाँ, ऐसी बात नहीं पूरी तरह से खत्म। फ्रेंच आर्मी फिर भी इंडियन स्टेट को सपोर्ट करेगी, बाहर से लेकर धीरे धीरे। अभी अभी पीस ऑफ पेरिस हुई है, कितने लोगों ने ट्रीटी आज तक मानी है? तो ट्रीटी तो वायलेट होगी, अभी भी होगी। फ्रेंच सपोर्ट करेंगे टीपू सुल्तान को, हैदर अली, दोनों को। आने वाले टाइम में देखेंगे आप इस पूरे इसके अंदर। एंड सेकंड चीज है एग्जिस्टिंग राइवलरीज अमंग द साउथ। आपस में लड़ रहे हैं, मैसूर मराठा से, निजाम मैसूर से, मैसूर और क्या नाम है, मराठा मशहूर हैदराबाद, सब जितने भी स्टेट है, ट्रेवनकोर हो गया, सारे स्टेट आपस में भिड़े पड़े। तो ये भी एक फेवरेबल ग्राउंड की कंडीशन बन रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आप याद करिए, ड्यूप्लेसिस के टाइम पे और अपना ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे क्या पंगा, मतलब क्या चीज थी जो रॉबर्ट क्लाइव को अपर हैंड दे रही थी ड्यूप्लेसिस के ऊपर? कि रॉबर्ट क्लाइव ऑपरेट कर रहा था बंगाल से, वेयर ड्यूप्लेसिस कहां से ऑपरेट कर रहा था? मद्रास से, मतलब साउथ से। तो साउथ पे कब्जा फ्रेंच का था, उधर जाइए ईस्ट पे, तो वहां बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब साउथ में क्यों नहीं आ पा रहे थे वो? क्योंकि फ्रेंच थे। 1763 तक फ्रेंच का चैप्टर क्लोज नहीं है पूरी तरह से, बट हाँ, एक ट्रीटी साइन हो चुकी है कि भाई अब तुम लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा, तो चुपचाप हमारे अंडर में काम करोगे। तो फ्रेंच की टेंशन लेने की जरूरत फिलहाल तो इनको नहीं है। दूसरा, वो लोग आपस में लड़े पड़े हैं, तो किसी एक का सपोर्ट करेंगे। वही चीज जो डुप्लेसिस ने दिखाई थी कि दो जब आपस में लड़े तो जाके किसी एक का सपोर्ट कर दो, फायदे में तुम्हें चीजें मिल जाती हैं। तो ये सब इनके लिए एक फेवरेबल ग्राउंड बनकर तैयार हो रहा है। ये कल के आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, जो कल आपको मैंने 2-3 मेंस के क्वेश्चन बताए थे, उसमें से कई जगह आप इन पॉइंटों को भी कोट कर पाएंगे आज की क्लास के बाद। आइए जरा देखते हैं रीजन फॉर द ब्रिटिश इंटरवेंशन इन मैसूर। आपको पता, रीजन प्योरली कमर्शियल थे इनका, किसी भी तरह का कोई टेरिटोरियल एक्सपांशन का कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ पैसा कमाना इनका मकसद था। तो कुछ रीजन है, ये रीजन सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है ट्रेड ऑफ मालाबार। देखिए, मालाबार को पता है कि बहुत ज्यादा फेमस था स्पाइस ट्रेड के लिए। स्पाइस में बेसिकली पेपर एंड कार्डमन, इलायची और काली मिर्च, ये दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ये जो मालाबार था स्टार्टिंग से ही हैदर अली के कब्जे में था। याद करो, हैदर अली ने किस पे कब्जे किया? मालाबार, कैनरा, सुंडा। ठीक है, तो ये हैदर अली के कब्जे में था। हैदर अली से टीपू सुल्तान के पास आ गया। तो मैसूर का कंट्रोल कंप्लीटली मालाबार के ऊपर है। मतलब इसके जो भी ट्रेड हो रही है, ये इसी के अंडर में हो रही है। जो ये ड्यूटी लगाएंगे वो माननी पड़ेगी। स्पाइसेस का कोई ऑप्शन है नहीं इंडिया में। बड़ा सबसे बड़ा मार्केट यही है जहां से चीजें आ रही जा रही हैं। तो एक एक तो ये मालाबार वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड, इन 1785 टीपू डिक्लेयर्ड एन एम्बार्गो ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द पेपर एंड कार्डमन थ्रू द पोर्ट विद इन हिज किंगडम। तो उसने बोल दिया, भैया जो भी मेरे यहाँ से सामान भेजेगा उसको इतना एम्बार्गो पे करना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अभी तक तो ड्यूटी फ्री ट्रेड चल रहा था उनका, तो एक यहाँ भी उनका आगे चीजें उनकी थोड़ी महंगी होती जा रही है। इन 1788 टीपू फॉरबेड डीलिंग विद द इंग्लिश ट्रेडर। साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी इंडियन
ट्रेडर इंग्लिश से इनके साथ काम ही नहीं करेगा, उनको ना कोई सामान बेचेगा ना उनसे कोई सामान लेगा, तो इनके लिए और दिक्कत होगी। स्पाइसेस और क्लोथ, ये दो ही तो मेन चीज थी हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेडिंग के लिए, इंडिया और इंडोनेशिया जो स्पाइस आइलैंड वहां पे। नेक्स्ट रीजन है कि मैसूर एक बहुत बड़ा थ्रेट था मद्रास के ऊपर। अब मद्रास में आपको पता है कि मद्रास में क्या है, मद्रास में कब्जा हो चुका है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रेंच आर्मी को हरा के। अब मैं कहां दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको मैप में, या मैप देखोगे मैप से आप कुछ समझ पाओगे, उस समय का मैप है। ये मैसूर है, ये वाला पूरा जो टीपू सुल्तान की टेरिटरी है। ये नीचे छोटे सा जो आपको देखा स्टेट, ये है ट्रेवनकोर, यहां से ही पंगा होगा, टीपू सुल्तान की लड़ाई होगी, यहां भी देखिएगा। जब इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कूद जाएगी इस लड़ाई में ट्रेवनकोर का सपोर्ट करने के लिए। ये आगे आपको समझ में आएगा। ये रहा मद्रास, ये रहा मद्रास, तो यहां से ये बहुत क्लोज है। तो इनको खतरा ये था कि कभी भी अटैक करके मद्रास को कैप्चर कर सकते, अगर मद्रास कैप्चर कर लिया तो पूरा साउथ, ये यहां से लेकर यहां तक इनके कब्जे में आ जाएगा। ये नॉर्थन सरकार से, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हैदराबाद है, और ये रहा हमारा यहाँ से जो पूरी टेरिटरी चल रही है, ये पूरी पेशवा की टेरिटरी, मराठा वाला, मराठा के ऊपर तक पूरा। और छोटा सा स्टेट यहाँ पे गोवा है, जो आपको पता है किसके कब्जे में, पुर्तगीज। तो ये थोड़ा मैप समझ लो अच्छे से, ये पुर्तगीज है, ये ट्रेवनकोर है, ये इंडियंस के कब्जे में है, ये मैसूर है, ये भी इंडियंस के कब्जे में, बेसिकली हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये ईस्ट इंडिया की टेरिटरी है, ये नॉर्थन सरकार से है, ये है ओके हैदराबाद की टेरिटरी। चलिए आते हैं उस मुद्दे पे। तो मैसूर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा था इंग्लिश का जो मद्रास पे कंट्रोल है उसके लिए, ये चौथा रीजन है। पांचवा, दोस्ती मैसूर की फ्रेंच के साथ वापस से, तो ये भी एक खतरे की घंटी थी कि ऐसा ना हो कि एक्चुअली फ्रेंच कहां से पिक्चर में आए, फ्रेंच अभी पिक्चर में आएंगे जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होगी अमेरिका के अंदर, उसमें फ्रेंच सपोर्ट करेंगे कॉलोनीज को, मतलब जो डिफरेंट अमेरिका जो ब्रिटिश कॉलोनीज है, कॉलोनीज का मतलब है जो जिसको हम इंडिया एक कॉलोनी थी, तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो उसमें बोलेंगे कि फ्रेंच अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनीज को सपोर्ट कर रहा है। तो सिमिलरली फ्रेंच वहां अमेरिकन जो जो ब्रिटिश कॉलोनीज है उनको सपोर्ट कर रहा है वहां जाके, मतलब बेसिकली अंग्रेजों के ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा हो रखा है। तो वहां पंगा चालू हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है ना कि दो कंट्रीज कहीं और लड़ती है, तो जहां भी उनकी कॉलोनीज हो तो पंगा करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर वो चीज इंडिया में भी आएगी। तो एक थ्रेट है कि फ्रेंच अलायंस जो बन रहा है मसूर के साथ, दोस्ती जो बन रही है। तीसरा, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने ही इन्फेंट्री और गनरी का डेवलपमेंट चालू किया। आपको पता होगा टीपू सुल्तान के बारे में, हैदर अली के बारे में ही बताइए मैंने, मॉडर्न आर्सेनल काम बनाया था, दिंदुगुल, कुछ याद रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्री एंड गनरी, तो इनके पास मॉडर्न हथियार भी आ रहे हैं, तो ये भी एक डेंजर की खतरे की घंटी है। नेक्स्ट चीज, नेपोलियन वॉर स्टार्ट हो जाती है यूरोप में, उसकी वजह से ब्रिटिश की गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, और बंगाल से उनके पास ये पूरे पैसों की भरपाई हो नहीं रही है, तो वो चाह रहे किसी भी तरह से पूरे साउथ इंडिया पर उनका कब्जा हो जाए, मराठा पे भी, मसूर पे भी। तो किसी ना किसी मौके की तलाश में कैसे भी करके हमें और फाइनेंस मिलना स्टार्ट हो। आठवां क्या है कि जितने भी इंडियन रूलर थे इस समय के, मोस्ट कंटेम्प्रेरी रूलर थे, बेसिकली हम मसूर के बारे में बात कर रहे हैं, दे द मोस्ट कंटेम्प्रेरी रूलर वाज अफसर अफसर अजीब ही गरीब स्पेलिंग है इसकी, मैं बोलने में थोड़ा सा, यूसरफस होता है ऐसे कुछ, ऐसे मैंने देखा था प्रोनाउंसिएशन का, इस तरह कुछ होता है, यूसरपस है ना, ऑफ प्रीवियस डायनेस्टी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंडियन रूलर थे, जो प्रीवियस रूलर के होता है तख्ता पलटी करके उनको विद्रोह करके, जो भी इनको हरा के, इनको तख्ता पलटी एक सही वर्ड है, वो करके ये रूलर बने थे। तो इन्होंने एक रीजन दिया कि भैया इनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक्चुअल रूलर है नहीं, इन्होंने तो जो पहले से डायनेस्टी चले डायनेस्टी का तख्ता पलट कर दिया। तो ये कि इन्होंने रीजन देंगे आगे जाके अपनी जो भी बैटल्स होंगी, हालांकि वो रीजन सिर्फ दिखावे के लिए होगा। सच एन आर्ग्यूमेंट वाज बोर्न मोर आउट ऑफ द विलिंगनेस टू लेजिटिमेट देयर पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन इंडिया रादर देन एनीथिंग एल्स। तो सिर्फ उनको अपना कैसे भी करके जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन था उसको ये बताना था कि भाई हम ये किसी रीजंस की वजह से कर रहे हैं, और आपका असली मकसद तो पता है, सिर्फ पैसा है और कोई मकसद नहीं है। कोई उनको कोई जो ना वोदिया डायनेस्टी पे कोई तरस नहीं आ रहा कि वोदिया डायनेस्टी को दोबारा से बैठाएंगे। टीपू सुल्तान हैदर अली के लिए खतरे की घंटी है। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रीजन, सब आपको याद होने भी चाहिए, मैंने शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड कर दिए शॉर्ट के फॉर्म में। आते हैं पहली लड़ाई पे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये डेट आप याद रखिए 67 to 69, ठीक है। सेकंड एंग्लो वॉर मराठा वॉर होगी 80 to 84, थर्ड 90 to 92। ये तीनों आपको एग्जैक्टली डेट वाइज याद होनी चाहिए। और फाइनल जो है वो 99 में होगी, 1799 में, जहां टीपू की डेथ हो जाएगी, टीपू मारा जाएगा। उसी के साथ में जो टीपू सुल्तान की जो हैदर अली की जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी, और वापस से ये जो वोदिया डायनेस्टी स्टेबलाइज हो जाएगी। चलिए, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करें। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो पहले बात है रीजन क्या है। रीजन बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा है दिमाग में, पहला ये कि हैदर अली दोस्ती कर रहा है फ्रेंच से, मैसूर की जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है मद्रास के साथ, और नवाब ऑफ कर्नाटकी नवाब जो पूरे ये दिख रहा है आपको, नॉर्थन सिरकार सारण, तो इनके साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के बैक ऑफ द माइंड में, लेकिन उनको कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं मिल रहा है कि जाए इस पर हमला कर दे। रीजन कब मिलेगा,
इमीडिएट रीजन क्या है? राइवलरी ओवर कंट्रोल ऑफ द नॉर्थर्न सरकार्स। ठीक है, अब ये नॉर्थर्न सरकार का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। ये है नॉर्थर्न सरकार, ये ना, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के आप समझ सकते हैं, 4 बिग डिस्ट्रिक्ट थी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने के लिए मैंने पिछली क्लास में से जो लिखा था वो यहाँ लिख दिया है। बेसिकली उसकी जो स्क्रीनशॉट लगा दिया यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ही है ये। देखिए क्या था बैकग्राउंड, देखो नॉर्थर्न सरकार का, कि मुजफ्फर जंग किल्ड इन एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंस, बसी प्लेस्ड हिज नॉमिनी सलबत जंग, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ग्रांटेड बसी 4 रिच डिस्ट्रिक्ट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट नोन एज द नॉर्थर्न सरकार। समझ आया? क्या समझ में आ रहा है कि जो नॉर्थर्न सरकार है ये फ्रेंच के कंट्रोल में, ये फ्रेंच के अंडर में। बात समझ आई? नॉर्थर्न सरकार तो फ्रेंच के पास है। अच्छा, 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मुस्तफानगर, एलोर, राजामुंड्री, चिकाकोर। ये चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम याद होने चाहिए, ये बाद में भी आपको रीजन क्लास में मैं रेगुलर बेसिस पे पूछता रहूंगा चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रेंच के अंडर में फिलहाल। आइए जरा ऊपर आते हैं वापस से। तो इमीडिएट रीजन क्या है? राइवलरी ओवर कंट्रोल ऑफ द नॉर्थर्न सरकार। अभी तक 70-58 तक तो फ्रेंच के पास थे। नाउ अंडर कंट्रोल ऑफ द निजाम ऑफ द हैदराबाद, फ्रेंच पोर्टुगी। मतलब आपको पता ही है कि ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट थी 70-58 के बाद, ये सलबत जंग ने हालांकि इनको दे दी थी, बट आपको पता है कि जो एंग्लो फ्रेंच वार के बाद फ्रेंच जो है डुप्लेसिस भी चला जाता है और पूरी तरह से इनकी हार हो जाती है, जो उनके सेटलमेंट थे वो खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट वापस उठा के इसको दे निजाम ऑफ हैदराबाद। जो निजाम ऑफ हैदराबाद है ये कौन है? ये सलबत जंग बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि फ्रेंच के क्लोज है। तो ये बैक ऑफ द माइंड दिमाग में चल रहा है कि भाई ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट है ये फ्रेंच के क्लोज एक बंदा है सलबत जंग, उसके पास है निजाम ऑफ हैदराबाद। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा समझा दिया। अब आइए इवेंट देखते हैं करके क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। तो इवेंट 1 क्या है? क्लाइव डिमांडेड एक्सेस टू दिस एरिया। क्लाइव बोलता भैया ये हमको दो, क्योंकि फ्रेंच वाले तो हमने जीत ही लिए, फ्रेंच के साथ ट्रीटी हो गए, उनके सारे जो भी टेरिटोरियल थे वो हमने ले लिए, तो हिसाब से एरिया हमारा होना चाहिए। निजाम मना कर देता है कि नहीं भैया मैं नहीं दूंगा तुमको ये, बट लेटर गिवन अंडर ए ट्रीटी ऑफ 766। बट बाद में प्रेशर डाला जाता है और डिफरेंट तरह के जो आप ये समझ लो कि जो थ्रेट की वजह से वो एक ट्रीटी साइन कर लेता है और ये एरिया उठा के देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन रिटर्न बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलती है? ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉमिस टू गिव मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट हैदर अली। क्योंकि निजाम ऑफ हैदराबाद को डर किससे? हैदर अली से, कि ऐसा नहीं हैदर अली अटैक करके इन एरिया को ले जाए। तो पहला इवेंट समझ लो अच्छे से कि ये जो नॉर्थर्न सरकार से पंगा चालू हो रहा है, नॉर्थर्न सरकार फ्रेंच के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी एंग्लो फ्रेंच वॉर में फ्रेंच को पूरा एलिमिनेट कर देती है, उनकी टेरिटरी खुद के कब्जे में ले लेती है, लेकिन निजाम मना कर देता है। 1766 में ट्रीटी में वो उनको दे देता है, चलो रख लो तुम अपने पास। बदले में क्या बोलते हैं कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे हैदर अली से। इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 2 क्या है कि निजाम और मराठा, क्योंकि हैदर अली से दोनों परेशान थे, थोड़ा पावरफुल तो था ही, ये एक अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट दी हैदर अली और बोलते चलो हैदर अली के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। इतने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बोले भाई अगर तुम दोनों लड़ी रहे हो तो, मतलब वो तो मौके की तलाश में ना, वो क्या बोले लड़ी रहे हो तो मेरे को भी शामिल कर लो, मारते मिलके हैदर अली को और बाद में तुम कुछ कुछ मेरे को दे देना। तो इवेंट 3 होता है 3 पार्टी 3 अगेंस्ट हैदर अली। कौन कौन मिल जाते हैं? निजाम, मराठा और ब्रिटिश, और अटैक कर देते हैं मैसूर के ऊपर। लेकिन इवेंट 4 में पासा पलट जाता है। पासा ऐसा पलटता है कि हैदर अली निजाम और मराठा को खोपचे में ले लेता है। बोला भाई साहब, मतलब बोल दिया उसने कि अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा पूरा काम खत्म। और हैदर बहुत हैदर बहुत पावरफुल था, तो उससे लड़ना डेंजरस था और निजाम और मराठा की बात समझ में आती है। तो वो क्या करते हैं, इस बैटल में अपना पासा पलट देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के आया था किस साइड में? मैसूर की साइड में, और ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई अकेली, और तीनों मिलकर दौड़ा दौड़ा के ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बैटल में हरा देते हैं और भगाते भगाते ले आते हैं गेट ऑफ द मद्रास तक। फाइनली गेट ऑफ द मद्रास में गलती ये होती है कि यहाँ ट्रीटी साइन कर लेते हैं, इनको पूरी तरह से इंडिया से एलिमिनेट कर देना चाहिए था, पर वो भी नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली बात मैन पावर उनके पास भी उतनी ज्यादा नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है, और बैटल किसी को भी पसंद नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है एक किसी कंट्री की या किसी स्टेट की बहुत ज्यादा इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। तो यहाँ ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 1769 में। इसी के साथ बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होती है, जिसको कौन जीतता है? मैसूर उसमें विजय रहता है। बट इसका पूरे इवेंट समझ में दोबारा समझ पंगा कहां से हुआ? नॉर्थर्न सरकार से। निजाम दे देता है, पहले तो मना करता है, बाद में देता है। 1766 ट्रीटी के अंडर में क्या प्रॉमिस लेता बदले में कि आप मुझे हैदर अली से बचाओगे। निजाम और मराठा दोनों परेशान थे, मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कूद जाता है, भैया मुझे भी साथ में ले लो, हम मिलकर मारेंगे हैदर अली को, बदले में तुम कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे दे देना। मतलब वो जो करता है उसकी जो फितरत थी इनकी। बट उल्टा होता है, हैदर अली अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, इन दोनों को अपने साइड में शामिल कर लेता है और ये तीनों मिलकर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और मद्रास तक भगा के लेके जाते हैं और वहां जाके ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन कर लेते हैं। तो ये था 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास। हमेशा जो भी ट्रीटी होगी, हर बैटल के बाद एक ना एक ट्रीटी होती ही होती है, और वो ट्रीटी कब होती है? जब वो बैटल एंड होती है। जैसे कि फर्स्ट बैटल कहां एंड हुई? 69 में, तो ट्रीटी कब शामिल होगी, साइन होगी 69 में, ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे सेकंड बैटल ये कब एंड होगी? 84 में, तो ट्रीटी कब साइन होगी? 84 में। फर्स्ट बैटल क्लियर है, अब आता है सेकंड बैटल पे। सेकंड एंग्लो मैसूर, आप देख लीजिए कब हो रही है? 80 to 84, मतलब लगभग 11 साल के बाद, लगभग 11 साल तक पीस, 11 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 साल में पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगी।
हैदर अली मराठा इन सब के बीच पंगे होने स्टार्ट हो जाएंगे, दोबारा सारी पिक्चर चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो ठीक था। 70-71 में इवेंट देखिएगा, इवेंट 70-71 में मराठा इन्वेडेड हैदर टेरिटरी, ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट कम टू ट्रीटी में क्या बोला था इसमें कि भाई तुमको कोई भी पंगा, हैदर अली के साथ ट्रीटी जो साइन की इसमें ये बोला गया था, ये ट्रीटी थी मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए ये वाली ट्रीटी। इसमें ऐसा नहीं है कि निजाम, इस वाली ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ मद्रास में, ये मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। इसमें निजाम और क्या नाम है मराठा का कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ बोला गया। और क्या था ट्रीटी का प्रोविजन कि अगर दोनों में से कहीं पे किसी पे अटैक होता तो एक दूसरे की मदद करेंगे। 1771 में मराठा जो है वो हैदर की टेरिटरी पे अटैक कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी मदद के लिए नहीं आती। तो यहां से इन दोनों के जो रिलेशन में ट्रीटी का तो वैसे ही वॉयलेट होगी 2 साल के बाद ही, तो खटास आना स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, हैदर अली अपना ऑप्शन ढूंढता है और वो जाता मिलता है फ्रेंच से। फ्रेंच पहले से मौजूद है कहां पर, माहे में। माहे इनका एक सेटलमेंट है, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा मैसूर में, ये देखिए यहाँ पे, ये माहे है, ये मैंगलोर है। तो फ्रेंच यहाँ इनकी पूरी एक टेरिटरी है, मतलब पूरी एक एक कैंप लगा रखे हैं माहे में, तो यहाँ मौजूद है मैसूर के अंडर में ही। तो हैदर अली, और आपको याद पता है कि जो भी फ्रेंच यहाँ पे थे वो पहले क्या बोल चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को पीस ऑफ पेरिस में, कि हम अब आर्मी नहीं रखेंगे, हम एक ट्रेडिंग एंटाइटी की तरह काम करेंगे। लेकिन मन में सपना था इनके भी वही है कि वापस से इंडिया पे आना। अभी देखते चलिए क्या होने वाला है। तो फ्रेंच माहे में मौजूद है और क्या कर रहे हैं, बैक ऑफ द एंड प्रोवाइड कर रहे हैं मसूद जो हैदर अली को साल्ट पेटर, लीड, गन्स एंड अदर मिलिट्री हार्डवेयर सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैसूर को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, या जो भी इनकी जो आर्मी पावर है उसको बढ़ाने के लिए। माहे क्या है, फ्रेंच सेटलमेंट ऑन द मालाबार कोस्ट विद इन हैदर जुरिसडिक्शन। अब इसके 4 साल बाद, मतलब जब मराठा इन्वेट करते हैं, जब ये जो इनका ट्रीटी ऑफ मद्रास जब वॉयलेट हो जाती है, तो उसके 4 साल के बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है। मैंने वो बताया था 70-75 में बताया था कि ये होगी, इसके बाद से पंगा चालू हो जाए। फ्रेंच जो है वो जाके अमेरिकन कॉलोनीज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो कॉलोनी बना रखी है। अब क्या होगा उससे, ये आता सब बात समझ 70-75 में। अब देखिए, योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, मेरी आवाज अगर कटने लगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। इमीडिएट रीजन क्या है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना अलग ही दिमाग लगा रही है। उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि वहां लड़ाई होगी कहां पर, अमेरिका के अंदर, तो ये आके माहे को कैप्चर कर लेती है। अब आप जानते हैं माहे तो हैदर अली के जुरिसडिक्शन में आता है, ये देख लो यहाँ पे। तो ये यहां से उठ के आते हैं और इसको कब्जा कर लेते हैं अपने पास। तो एक तो ये कि हैदर अली की एक टेरिटरी उन्होंने एक्यूपाई कर ली माहे में, सेकंड वॉर ये रहा। और दूसरा ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर द गुंटूर इन द नॉर्थर्न सिरकार्स। तो नॉर्थर्न सिरकार्स में एक एरिया है गुंटूर, उसको भी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी जीत लेती है। अब यहाँ पे दो इमीडिएट रीजन थे, आई मीन दो इमीडिएट रीजंस के बाद में अब जरा पिक्चर होती है। 1781 में जो ये बैटल चालू हो चुकी है, 80 to 84 बैटल चालू हो चुकी है। इसमें कई सारी डिफरेंट बैटल लड़ी गई, बहुत सारी बैटल लड़ी गई, बट जो मेन इंपॉर्टेंट बैटल है उनके बारे में बात करेंगे। तो 1781 में बैटल ऑफ द पोर्ट नोवो, ये एक बैटल फाउट होती है, बैटल एट पोर्ट नोवो, ठीक है, बैटल एट पोर्ट नोवो। इसमें क्या होता है, इंग्लिश कंपनी अंडर द ईस्ट सर आयरी कूट, वही वाला आयरी कूट जो फ्रेंच को हराया था, बैटल ऑफ वोंडी वॉश, ठीक है, आयरी कूट ने ले लिया था। तो सर आयरी कूट डिफीटेड हैदर अली को हरा देते हैं यहाँ पे। बट ठीक है यार, फिर एक के बाद दूसरी बैटल, फिर तीसरी बैटल, एक जगह हार गए, एक इलाके मार गए, तो कहीं दूसरी जगह जाके लड़ेंगे। कंट्री में बहुत सारी बैटल होती रहती है इस ड्यूरेशन में। ड्यूरिंग दिस इंग्लिश ऑलरेडी हैव वन ओवर द मराठा एंड निजाम। तो भैया ये पहले जीत चुके हैं। हास्टिंग ब्रिज, हास्टिंग ब्राइव निजाम विद द सीजन ऑफ द गुंटूर। तो वही हुआ कि गुंटूर किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो ये जो हास्टिंग है ये निजाम को बोलता है एक काम करता हूं मैं गुंटूर आपको दे दूंगा, आप मेरे को सपोर्ट पा जाओ, ठीक है। और मराठा भी ऑलरेडी जीत ही चुके हैं। अभी आपने मराठा कैसे जीते हैं हम बात करें एंग्लो मराठा वॉर में, इसके जस्ट बाद वो चैप्टर है, तो उसमें आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि कैसे मराठा पे ऑलरेडी ये लोग इनकी जीत हो चुकी है, बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि हास्टिंग ने निजाम को ब्राइव करा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट देके, तो निजाम भी इनके साइड में आ गया। तो पिक्चर चेंज हो चुकी है। फर्स्ट बैटल में कौन थे, और मराठा निजाम और हैदर अली एक साथ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी। यहाँ उल्टा हो गया, या निजाम भी इनके साइड में और मराठा पे ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो मराठा की हिम्मत ही नहीं है कि आके लड़े। 1782 के अंदर क्या हुआ, फ्रेंच हेल्प अंडर द एडमिरल वेली डी सेफ्रिन, ये नाम याद है सेफ्रिन, रीच इंडिया। क्योंकि वहां पंगा चल रहा है अमेरिका में, तो फ्रेंच की बहुत बड़ी हेल्प इनको आती है और ये बैटल में बैक ऑफ द एंड बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और इससे क्या, जो हैदर अली और जो टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी जो हार रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम कमजोर पड़ रही है, उनको एकदम से बहुत ज्यादा पावर मिलती है और फिर ये बराबरी की लड़ाई पा जाते हैं। 1781 में इस बैटल को हारने के बाद ऑलमोस्ट ये लड़ाई हार चुके हैं मैसूर, लेकिन फ्रेंच हेल्प आने की वजह से दोबारा से इनको पावर मिल जाती है। 1782 के अंदर इसी साल जब ये फ्रेंच आर्मी आती है, हैदर अली कैंसर की वजह से हैदर अली डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह पे टीपू सुल्तान इस वॉर को कंटिन्यू करता है। 1783 में देखिए वॉर चल रही है लगातार, वॉर खत्म नहीं हुई है, ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, कई सारी वॉर फॉट हो रही है बीच में। 1783 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है
तो वो एंड हो गई, तो फ्रेंच और इंग्लिश के अंदर जो है मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो ये सेफ्रन को वापस बुला लेते हैं, आ जाओ भैया यूरोप में, वहां इंडिया छोड़ के। अब बताओ जैसे ही ये जाएगा, टीपू की तो आर्मी पूरी तरह से कमजोर। सो सेफ्रन सेल्ड बैक टू यूरोप लीविंग टीपू टू फाइट हिज ओन बैटल। और इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे 3 से 4 सालों में बहुत कुछ हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की डिजायर्ड पीस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द मराठा एटीट्यूड। ईस्ट इंडिया कंपनी को दो चीज, एक तो पैसा नहीं इनके पास इतने साल 4 सालों की लड़ाई के अंदर, दूसरा इनको मराठा को कोई भरोसा नहीं कब मराठा इनके खिलाफ अटैक हो दे। निजाम को तो इन्होंने खोपचे में ले रखा है, लेकिन मराठा का अभी भी कोई भरोसा नहीं है। मराठा हो सकता है कि हैदर अली के सपोर्ट में आ जाए, सॉरी हैदर अली जा चुका, टीपू सुल्तान के सपोर्ट में आ जाए। तो ये दो रीजन की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पीस चाहती है, वेयर एज टीपू ऑल्सो नीडेड टाइम टू स्ट्रेंथ हिज ओन एडमिनिस्ट्रेशन। तो टीपू को भी टाइम चाहिए, तो दोनों मिलकर एक टीटी साइन कर लेते, टीटी ऑफ मैंगलोर, मार्च 1784 के अंदर। अच्छा, पहली बैटल के बाद कौन सी टीटी साइन हुई? टीटी ऑफ मद्रास। कब साइन होती है? 69 में, जब एंड होगी। दूसरी टीटी कब साइन होती है? टीटी ऑफ मैंगलोर कब? जब वॉर एंड होगी 84 के अंदर। इसमें दोनों बराबरी की फुटिंग पे होते हैं, और क्या होता है? साइन ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरी। दूसरे की जो भी टेरिटरी उसकी इज्जत करेंगे, उसको इन्वेड नहीं करेंगे, सो जो बकवास हम लोग करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ सेकंड वॉर खत्म होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में लिखा हुआ है, दिस वाज द लास्ट ब्रिटिश ट्रीटी विद एन इंडियन रूलर एंड इक्वल फुटिंग, जिसमें दोनों बराबरी पे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ट्रीटी के अंदर ज्यादा चीजें ले रहे हैं, इंडियंस को कम मिल रहा है। ये आखिरी ट्रीटी, इसके बाद जितनी भी ट्रीटी साइन होंगी सबके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। तो सेकंड बैटल हमारी एंड होती है। मैं आपको दोबारा सेकंड बैटल पूरी दिखा देता हूँ, क्या क्या इसकी पिक्चर रही। फर्स्ट थिंग, 71 में मराठा इन्वेड करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मदद के लिए नहीं आती, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास यहीं वॉलेट हो जाती है, दोनों के बीच में खटास पड़ जाती है। तो जो हैदर अली है वो समझ में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी मदद नहीं आएगी, तो फ्रेंच का सपोर्ट लेना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच पिक्चर में आ चुके हैं, फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं इनको बैक ऑफ द एंड। 70-75 में अमेरिकन वॉर चालू हो जाती है, तो यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी माही को कैप्चर कर लेती है और गुंटूर को कैप्चर कर लेती है। और गुंटूर कैप्चर करने से क्या हो रहा है कि गुंटूर को एज अ ब्राइड दे देती है निजाम को, कि तुम्हें गुंटूर देंगे, तुम्हारी मदद करो हैदर अली के खिलाफ। तो निजाम चला गया, जो हैदर अली का सपोर्टर था फर्स्ट बैटल में जिसने हैदर अली को सपोर्ट किया था, वो निजाम अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल चुका है। मराठा को ऑलरेडी हरा चुके हैं, तो मराठा पिक्चर में है नहीं। बैटल चालू होती है, सबसे पहली बैटल होती है पोर्ट नेवो में, मतलब बैटल तो बहुत सारी, बट इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर हैदर अली को हरा देता है सराय रिक्रूट, इंपॉर्टेंट बैटल है। इसके बाद इनकी पावर ऑलमोस्ट वीक है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से हारने वाले हैं, इतने में फ्रेंच हेल्प आ जाती है अंडर द एडमिरल बेल्सी डी सेफ्रन। यहां तक बात ठीक है, बराबर से लड़ाई चल रही है। 82 के अंदर हैदर अली मर जाता है, टीपू वॉर को कंटिन्यू करता है। 83 के अंदर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है, सेफ्रन को वापस बुला लेते हैं, टीपू की आर्मी कमजोर हो जाती है। अब टीपू की आर्मी भी कमजोर है और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी रिसोर्सेज नहीं है, प्लस मराठा का खतरा उनको अलग है, तो दोनों को ही टाइम चाहिए। तो दोनों एक कॉमन ट्रीटी साइन कर, मतलब कॉमन इक्वल फुटिंग पे ट्रीटी साइन कर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। यहां तक की बात खत्म। अब आता है थर्ड बैटल पे। ये कब हो रही है? लगभग 6 साल के बाद, 84 के बाद 90 में, लगभग 6 साल के बाद। तो इन 6 साल में टीपू ने भी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, वहां भी इनको रिसोर्सेज मिल चुके हैं, काफी सारी चीज हो चुकी है। इतने में एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1786 के अंदर गवर्नर जनरल बनता है। His diplomacy he brought the Maratha and Nizam to English side। अब ये क्या करता है? अपनी डिप्लोमेसी की वजह से निजाम को पूरी तरह से और मराठा को भी अपनी साइड में लेके आया था। दो मराठा और निजाम अब इसके साइड में आ चुके हैं। टीपू जो है ऑल्सो सॉट हेल्प विद द तुर्क एंड फ्रेंच बाय सेंडिंग एम्बेसीज टू कॉन्स्टेंटिनोपल एंड फ्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में पहले भी, मतलब प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं कि टीपू ने कहां पे अपने जो एम्बेसीज को सेंड किया था, तो तुर्क के अंदर और फ्रेंच के अंदर मदद मांगने के लिए। अब देखिए सबसे यही होता है कि रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन है टीपू ने जैसे ट्रेवनकोर पर अटैक किया। अब ये ट्रेवनकोर जो है ये रहा, ये टेरिटरी आपको दिखाई दी मैंने, ये ट्रेवनकोर, ये छोटा था। तो यहां टीपू अटैक करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो मौके की तलाश में कि कैसे भी लड़ाई का बहाना ढूंढे, तो वो फटाफट ट्रेवनकोर की मदद करने के लिए आ जाएगी और इस बैटल में ट्रेवनकोर के साइड में फाइट करेगी और इनके बीच में बैटल चालू हो जाएगी। आइए जरा कहां पे थे, हाँ। तो इमीडिएट रीजन क्या है कि टीपू अटैक ऑन द ट्रेवनकोर। क्वेश्चन आता है कि क्यों भैया टीपू को क्या जरूरत पड़ी कि ट्रेवनकोर पर अटैक करने की, बढ़िया चल रहा सिस्टम। इसलिए बड़ी कि जो ट्रेवनकोर का राजा है उसने राजा ऑफ ट्रेवनकोर हैड परचेज जकोती एंड क्रेंगनगर है ना, फ्रॉम डच इन कोचीन। तो इस भाई साहब ने जकोटी एंड क्रेंगनगर को डच से खरीद लिया। अब ये है, टीपू को लगा ये तो गलत चीज है क्योंकि ये इसके टेरिटरी का पार्ट है, आप डच से कैसे ले सकते हो उन लोग। तो यहां पे टीपू ने क्या समझा, सिंस कोचीन वाज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द मैसूर, टीपू कंसीडर दिस एज ए वॉयलेशन ऑफ हिज सोवरेन राइट। तो उसको लगा ये तो गलत चीज है, मेरे आप इलाके को कैसे दे सकते हो किसी को, तो वो अटैक कर देता है इनके ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रिएक्शन आता है, इंग्लिश वर ऑलरेडी ईचिंग टू फॉर ए वॉर एंड डिसाइडेड टू द साइड विद द रूलर ऑफ द ट्रेवनकोर। तो वो इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, ट्रेवनकोर के साइड में आ जाते हैं और वॉर अब चालू हो जाती है इनके बीच में। 90 के अंदर वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब इस वॉर में देखिए क्या क्या हो रहा है, निजाम, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी सब एक हो चुके हैं।
टीपू बेचारा अकेला है और हार जाता है, इस बैटल में हार जाता है, नहीं जीत पाएगा। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी की सभी ट्रीटी में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। आपको पता है अब ये इक्वल फुटिंग पे नहीं होगी, अब इसमें टीपू को दबाया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर रहेगी। टीपू हैड टू सरेंडर हाफ, मतलब टीपू बोल दिया गया कि अपनी जो अपनी पूरा जो टेरिटरी उसका 50% आप ऑलमोस्ट 50% दे दो, और 50% को ये तीनों आपस में बांट लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगी, चले काम करो, मैं तो 12 महल, डिंडुगुल जहां पे हथियार खाना था, और मालाबार। नोटिस करो ईस्ट इंडिया कंपनी कितने समझदारी से क्या क्या चीजें ली हैं, 12 महल, दिंदुगुल, हैदर अली का बनाया हुआ मॉडर्न आर्सेनल, मालाबार, स्पाइस ट्रेड, ये तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेती है इस ट्रीटी के अंदर। मराठा को बोलते हैं आप एक काम करो, जो तुंगभद्रा के साइड की जो टेरिटरी वो आप ले लो, इनकी क्लोज है, जो इनके पास में भी है। निजाम को क्या, आप चाहो तो गूगल मैप पे चेक भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा तुंगभद्रा साइड की एग्जैक्ट लोकेशन। निजाम को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड टेरिटरी फ्रॉम द कृष्णा टू बियॉन्ड द पेनियार। तो ये इसको कृष्णा टू पेनियार तक का, पेरियार, ये पेनियार नहीं है सॉरी, ये पेरियार रिवर है ना, ये इस तरह लिखा हुआ है पेरियार, पेनियार, पेरियार। मैं इसको देख चेक कर लूंगा पेनियार है कि पेरियार है, मैंने थोड़ा स्पेलिंग साइड मिस्टेक करी, वेट करिए मैं 2 मिनट चेक कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये है कि निजाम को दे देंगे एक्वायर्ड टेरिटरी फ्रॉम द कृष्णा रिवर टू दी बियॉन्ड दी पेन्नार रिवर, पन्ना रिवर भी बोल रखा है, और पेनियार रिवर, PENNAR। गूगल मैप में आप इनकी टेरिटरी देख सकते हैं। टीपू को क्या बोला जाता है, टीपू को बोला जाता है भैया आप जो वॉर का खर्चा है 3 करोड़ रुपए दो। अब टीपू को इतने पैसे तो होते नहीं 3 करोड़ देने के लिए, तो उसके 2 बेटों को उठा के ले आते हैं प्रिजनर बना के, ठीक है, जब तक आप पैसा नहीं दोगे आपके दोनों बेटे हमारे पास रहेंगे। तो इसी के साथ में ये वॉर एंड होती है, ठीक है। इसके बाद सर जॉन सोरे गवर्नर जनरल बन के आते हैं, और ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरवेंशन। इनका मतलब हमको पंगा नहीं लेना, ये बड़े, इसको बहुत जल्दी वापस भी बुला लेते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी की भी लड़ाई हो रही है, ये भले ही वो चीज इनके, जैसे निजाम है, निजाम और क्या नाम मराठा इनके साइड में, अगर उनका पंगा हो तो बीच में जाएंगे नहीं। तो फादर जॉन सोरे को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिसीज ऑफ द नॉन इंटरवेंशन, के बारे में हम गवर्नर जनरल में अच्छे से पढ़ेंगे। लेटर ही ऑल्सो अडोप्टेड, मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ भी सेम पॉलिसी अपनाएंगे, इनके बारे में अलग से बात करेंगे। जॉन सोरे के पॉइंट है ये हम गवर्नर जनरल में आराम से दोबारा डिस्कशन करेंगे। अब जल्दी से थर्ड बैटल को देख लेते हैं क्या क्या हुआ। थर्ड बैटल में कॉर्नवालिस आया, निजाम और मराठा को अपने साइड में ले लिया। टीपू जो है, टीपू ने भी मदद मांगी तुर्क से और फ्रेंच से, एम्बेसीज के में कॉन्स्टेबल और फ्रेंच में अपने एम्बेसीज को सेंड करके। देन इमीडिएट कॉज क्या है कि टीपू जब ट्रेवनकोर पर अटैक करता है, क्यों अटैक करता है कि ट्रेवनकोर जो है डच से, जो कोचिन में बैठे हुए हैं, आपको पता है डच का हेडक्वार्टर कोचिन में, वहां से जकोती एंड करंगर परचेज कर लेते हैं राजा ऑफ ट्रेवनकोर। टीपू अटैक कर देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मौके की फिराक में इसके ऊपर अटैक कर देती है। तो इसमें पूरा अलायंस बनकर तैयार, निजाम, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट टीपू। टीपू हार जाता है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा महल, दिंदुगुल और मालाबार मिल जाता है। मराठा को मिल जाती है तुंगभद्रा साइड की टेरिटरी, और निजाम को मिल जाती है कृष्णा रिवर से लेकर पेनार रिवर तक के बीच का जो इलाका है वो। और टीपू बेचारे को बोल देना पड़ता है, 3 करोड़ रुपए नहीं दे पाता, उसके दोनों बेटे को उठा के ले आते हैं। तो यहां तक की कहानी है। इसके बाद जॉन सोरे आता है, उसको इंटर मतलब ही नहीं क्या हो रहा है, जो चलना चल रहा। तो लास्ट बैटल है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब 1797, ये कब हुई 99 में, इससे 2 साल पहले का टफेस्ट ईयर इन द इंग्लिश हिस्ट्री। ये क्यों है टफेस्ट ईयर, बिकॉज इंग्लैंड वाज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स सर्वाइवल अगेंस्ट द फ्रांस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पंगा दोबारा, फ्रांस दोबारा से इंग्लिश के ऊपर हर जगह अटैक करना स्टार्ट कर रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट हैड conquered सीरिया एंड इजिप्ट एंड ही इज नाउ टर्न टुवर्ड द इंडिया। इसके बारे में बहुत अच्छे से अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ये पूरे इवेंट्स को। 1801 में नेपोलियन प्लस सीजार पोल जो रशिया के, वो एक अलायंस बना लेते हैं एंड प्लान टू इन्वेड इंडिया बाय द हेरात एंड कंधार, मतलब बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन के थ्रू इंडिया पर अटैक करने का पूरा प्लान है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पता है, उनके दिमाग बैक ऑफ द माइंड में चल ही रहा है। तो ये सब कुछ पीछे पिक्चर है। अब हम इन सबको छोड़ते हैं, हम टीपू पे आते हैं। सो टीपू, ये सब चीजें मैंने सिर्फ आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड समझाने के लिए लिखी है, ये मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड नहीं करी, ये आपको सिर्फ देख लीजिए बस, मेन कुछ खास इसमें है नहीं। टीपू सुल्तान saw the right opportunity in the Napoleon to out the English from India. He employed the French commandant, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ चल रहा है, टीपू भी बहुत समझदार है ना, तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये सही मौका है इनको यहाँ से भगाने का, तो मदद मांगता है फ्रेंच और नेपोलियन से। तो वहां नेपोलियन का जो फ्रेंच का एक कमांडेंट है जिसका नाम है मोंसिर रेमंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये 14,000 सिपाहियों की एक आर्मी तैयार करता है और उसको टीपू सुल्तान के टेरिटरी के अंदर एक्वायर कर लेते हैं, मतलब ये रखते हैं, रेडी है वॉर के लिए, कभी भी लड़ाई होगी हम लोग निपटा देंगे। बस आपको पता है इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर टीपू सुल्तान में भी वही जैसे वहां पे हुआ था सिराज को, कई सारे गद्दार होते हैं जो धोखा देते हैं और इसकी वजह से हार जाता है। मतलब टीपू सुल्तान बैटल को हारता नहीं। टीपू के ऊपर कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा टीपू सुल्तान के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब विकिपीडिया कहीं से पढ़ लीजिएगा पूरी बैटल के बारे में, यहाँ इतना डिटेल में है नहीं क्योंकि हमारे यूपीएससी के उतने पर्पज से है नहीं, जितना है उतना मैंने लिखा है। तो ये जो है मोंसिर रेमंड, ये जब आता है और 14,000 लोगों की आर्मी तैयार करता है, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का रिएक्शन क्या है, विलेस्ली इंडिया में आ चुका है
और विलेस्ली जो है सब्सिडी अलायंस सिस्टम में माहिर है, वो उसने बहुत सारी स्टेट के साथ सब्सिडी अलायंस शामिल, मतलब सब्सिडी अलायंस क्या होता है कि एक तरह से मान लो कि आपकी टेरिटरी में हमारी आर्मी रहेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, बदले में आपको इतना पैसा वैसा और ये सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम था, पूरी तरह से बोलो पपेट बना देना अपना जो राजा को। तो जो सबसे पहले सब्सिडी अलायंस साइन किया वो निजाम हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद ने सब्सिडी अलायंस साइन किया। टीपू को बोला, टीपू ने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करने वाला, और इसकी वजह से बैटल होती है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 में। टीपू को गद्दार वही धोखा दे देते हैं, उसकी वजह से टीपू मारा जाता है। अच्छा, टीपू के पास आर्मी बहुत बड़ी है और उसको पता है कि अटैक हो चुका है, तो उसने फ्रेंच से हेल्प मांगी। जब तक फ्रेंच की हेल्प आती तब तक टीपू मारा जा चुका था, और बैटल भी हमारी एंड हो चुकी है। इसी के साथ टीपू का चैप्टर क्लोज। जो ये मैसूर है ये दे दिया था वापस से किसको, वोदिया डायनेस्टी, जिससे हैदराबाद ने लिया था। अब वोदिया डायनेस्टी में किसको, 2 साल का एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है कृष्णा राजा, इसको राजा बना देते हैं, डिफेक्टो रूलर बना देते हैं। और ये छोटा सा राजा, ये तो क्या साइन करेगा, जो इसके मतलब जो गार्जियन होंगे वही, वो साइन कर देंगे सब्सिडी अलायंस सिस्टम, किसके साथ, मैसूर के साथ। और यहीं से मैसूर का चैप्टर हो गया क्लोज। मैसूर एक तरह से मान लीजिए ब्रिटिश के अंडर में आ गया, और 1947 तक ये वोदिया डायनेस्टी के ऊपर है। 1947 के बाद वोदिया डायनेस्टी ने, मैसूर ने ज्वाइन कर लिया किसको, इंडिया को, एज ए यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया। तो ये यूटी के अंदर है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, मैसूर के बारे में, ये वाला पॉइंट। After the success of the fourth battle, Wellesley arrogantly pronounced, "Now the kingdom of the East is under our feet." क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ही था। तो टीपू सुल्तान तो मार दें, उनको समझ में आ गया अब ईस्ट में कोई पावर नहीं है जो मुझे रोके। याद करिए मराठा में क्या, आप बोलो से मराठा में तो हो सकते हैं, मराठा में कोई नहीं है। मराठा में इस समय कौन था, बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। तो वो तो वैसे ही मराठा खत्म हो चुका, मराठा वैसे ही आपस में भिड़ रहे हैं। याद करो, गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, तो वैसे ही वहां आपस में पंगा चल रहा है। तो मराठा तो वैसे ही कमजोर हो चुका है, और मैं आपको एंग्लो मराठा वॉर में कल बताऊंगा कि कितनी किस तरह से मराठा को इन्होंने कमजोर किया। लेकिन ये पूरा पिक्चर रहा मैसूर, और मैसूर में मतलब हैदर अली, टीपू सुल्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 4 बैटल हुई, चारों बैटल के बारे में जितनी डिटेल यूपीएससी के लिए जरूरी उतनी मैंने आपको पूरी बता दी। बताइए समझ में आया सभी लोगों को? बाकी अब कल हम कंटिन्यू करेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में।